नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा था अभिप्रेरणा, जिसका आज पंचम भाग है और इस पंचम भाग में हम अभिप्रेरणा के तत्व पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी कक्षा। अभिप्रेरणा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के तत्व क्या होते हैं जिनसे हम अभिप्रेरित होते हैं? ठीक है। अभिप्रेरणा के तत्व अर्थात एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन वे घटक हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर प्रेरणा को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, प्रेरणा को बनाए रखने का कार्य करते हैं और कार्य की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य भी। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वही तत्व हमें किसी कार्य की ओर प्रेरित करते हैं, हमारे अंदर प्रेरणा को उत्पन्न करते हैं और प्रेरणा को बनाए रखने का कार्य भी हमारे कौन करते हैं? अभिप्रेरणा के तत्व ही करते हैं। ठीक है। ये तत्व जब मिल जाते हैं, साथ में मिल करके क्या करते हैं? व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करते हैं। जैसी मानसिकता व्यक्ति की है, उस मानसिकता को परिवर्तित करते हैं। व्यक्तियों की रुचियों को परिवर्तित करते हैं, रुचियों रुचियों को प्रभावित करते हैं। जहाँ एक बालक की कम रुचि है, वहीं ये प्रेरक क्या करते हैं? उस बालक के अंदर रुचियों को उत्पन्न करते हैं और भावनाओं और लक्ष्यों को भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अर्थात जो हमारी भावनाएँ हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उन इमोशंस को भी प्रभावित करते हैं और जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको भी प्रभावित करते हैं। अर्थात मानो हमने कभी एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य में हम निरंतर नहीं बढ़ पाए। जब हमें उस लक्ष्य की ओर प्रेरित करने के लिए कोई प्रेरक मिलेगा, तब जाकर के हम प्रेरित होते हैं। अर्थात इनका क्या कार्य है अभिप्रेरकों का? कि हमें किसी कार्य की ओर आगे बढ़ाना। ठीक है। हमारे कार्य की ओर आगे बढ़ाने में हमारे जो अभिप्रेरणा के तत्व होते हैं, उनकी अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये तत्व आपस में मिल करके, एक साथ मिल करके क्या करते हैं? हमारी मानसिक स्थिति को, अर्थात हमारी जो मेंटल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या करते हैं? ठीक करने का कार्य करते हैं, परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। रुचियों को परिवर्तित करते हैं, हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को भी ये प्रभावित करते हैं और हमारे जो लक्ष्य बने हुए हैं, हमने जो एम बनाया हुआ है, उस एम को भी ये क्या करते हैं? उस पे भी इफ़ेक्ट इनका पड़ता है। ठीक है। आइए देखते हैं कौन-कौन से वो प्रेरक हो सकते, घटक हो सकते हैं अभिप्रेरणा के, जो हमें क्रिया करने के लिए क्रियाशील बनाते हैं। सर्वप्रथम है आवश्यकता। आवश्यकता हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी, तब तक हम कुछ नया रचना नहीं कर पाएँगे। प्लूटो महोदय ने भी कहा था कि आवश्यकता ही क्या है? आविष्कार की जननी होती है। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी, तब तक हम कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाएँगे या तब तक हम कुछ नया नहीं रच पाएँगे। ठीक है। प्रत्येक प्रेरणा का आरंभ किसी न किसी आवश्यकता से ही होता है। प्रत्येक प्रेरणा, जितनी भी प्रेरणाएँ हमें मिलती हैं, उसका प्रारंभ किसी न किसी आवश्यकता से होता है। जब हमें आवश्यकता होगी, तभी हमें उस कार्य को करने की प्रेरणा मिल सकती है। ठीक है। जब व्यक्ति के भीतर किसी चीज़ की कमी महसूस होती है, जैसे भोजन है, ज्ञान है, सम्मान, सुरक्षा, तब अंदर से उसे पाने की इच्छा भी उत्पन्न होती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर क्या होगा? किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, मानो एक छोटा बच्चा है और उसे भोजन की कमी महसूस हो रही है, तो वह खाने के लिए प्रेरित होगा, भोजन प्राप्त करने के लिए क्रियाएँ करेगा। ठीक है? तो इस प्रकार से जब हमारे अंदर से हमें कमियाँ महसूस होंगी किसी चीज़ की, जैसे भोजन की है, हमें भोजन की कमी महसूस हो रही है, हमें सम्मान की, सुरक्षा की या ज्ञान की कमी महसूस हो रही है, तभी हम उसे पाने के लिए अंदर से, आंतरिक रूप से हम क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं उन चीज़ों को पाने के लिए। हमारी इच्छा तभी उत्पन्न होती है, जागृत होती है, जब हम लोग अंदर से क्या होते हैं? अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है? यही आवश्यकता अभिप्रेरणा की का मूल कारण बनती है और यही जो आवश्यकता है, वह क्या बनती हैं? अभिप्रेरणा का मूल कारण बनती हैं। अर्थात आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा जन्म लेती है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी, तब तक हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाएँगे। इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर अभिप्रेरणा प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरी है? पहले आवश्यकता। जब तक आवश्यकता नहीं है, तब तक हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, अगर विद्यार्थी अगर विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करनी है, तो उसमें पढ़ाई की आवश्यकता उत्पन्न होती है और यही पढ़ाई
उसमें यही पढ़ाई उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। ठीक है? क्या बताया कि अगर विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करनी है, कोई भी ऐसा विद्यार्थी है सफलता प्राप्त करना चाहता है, अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है तो उसमें किसकी आवश्यकता उत्पन्न हुई? पढ़ाई की आवश्यकता। सफलता किससे मिल सकती है? पढ़ाई से सफलता मिल सकती है, इसलिए उसे पढ़ाई की आवश्यकता महसूस हुई, उसके अंदर पढ़ाई की आवश्यकता उत्पन्न हुई और यह जो आवश्यकता, पढ़ाई की आवश्यकता उत्पन्न होती है, वही आवश्यकता उसे क्या करेगी? पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी। जब उसे लगेगा कि हाँ, मैं पढ़ कर के ही सफल हो सकता हूँ, पढ़ कर के ही मेरी एक अच्छी नौकरी लग सकती है, गवर्नमेंट नौकरी लग सकती है, तभी वह अंदर से पढ़ने के लिए प्रेरित हो पाएगा। जब उसने सोचा कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, अंदर उसे एक आवश्यकता महसूस हुई ना किस चीज़ की? किस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई? पढ़ाई की। पढ़ाई की क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई से ही सफलता प्राप्त करनी है, वह पढ़ाई से ही सफलता प्राप्त कर सकता है, इसलिए पढ़ाई की आवश्यकता उसके अंदर महसूस होती है, ठीक है? और वही जो आवश्यकता उसके अंदर उत्पन्न हुई है, वो उसे किसके लिए प्रेरित करती है? पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हमारे लिए प्रेरित करने वाले मुख्य घटकों में सबसे प्रमुख क्या है? आवश्यकता है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी, तब तक हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है प्रेरक, दूसरे नंबर पे आता है प्रेरक। अब अभिप्रेरणा के बारे में हमने देखा, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, तो प्रेरक भी हमारे क्या हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? प्रेरक वह कारक होता है जो आवश्यकता को क्रिया में बदलता है, अर्थात प्रेरक के बारे में बता रहे हैं कि प्रेरक वह कारक हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? आवश्यकता को क्रिया में बदलते हैं। अर्थात प्रेरक के द्वारा ही जो हमारी आवश्यकता है, हम तभी क्रियाशील होंगे। जब प्रेरक हमें प्रेरित करेंगे क्रिया करने के लिए, तभी हम उसे उससे क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। प्रेरक का उद्देश्य लक्ष्य हो सकता है जो व्यक्ति को किसी विशेष दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्या बता रहे हैं कि प्रेरक एक उद्देश्य या लक्ष्य हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक प्रेरक को हम किस दृष्टि से देख सकते हैं? एक लक्ष्य या उद्देश्य की दृष्टि से देख सकते हैं। ऐसा लक्ष्य, ऐसा उद्देश्य जो व्यक्ति को किसी विशेष दिशा में कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। मानो एक विद्यार्थी है, ठीक है, मानो एक विद्यार्थी है और उसे क्या करना है, उसे प्रेरक प्राप्त हुआ किसका? पढ़ाई का प्रेरक उसे मिला एक। ऐसा प्रेरक मानो अंदर से उसके प्रेरणा उत्पन्न हुई कि उसे पढ़ाई करनी है। उसकी रुचि जागी एक विषय को पढ़ने में। तो वो अंदर से जो उसने उद्देश्य या अपना लक्ष्य पहले से निर्धारित करा था, उस लक्ष्य को पाने की जो उसकी एक दिशा थी, उस दिशा की ओर प्रेरक क्या करेंगे? उसे प्रेरित करेंगे कि तू पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करके तू क्या कर सकता है? अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है और ये प्रेरक 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? एक है हमारा आंतरिक प्रेरक और एक है हमारा बाह्य प्रेरक। आंतरिक प्रेरक जो हमें अंदर से अभिप्रेरित करेंगे, जैसे हमारी भूख है, प्यास है, नींद है या हमारी आत्म संतोष है। अब जब हमें आत्म की संतुष्टि हो जाएगी वह, और हमारी रुचि, हमारी जिज्ञासा, हमारी क्या जिज्ञासा है, हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या इच्छाएँ हैं, ठीक है? क्या रुचियाँ हैं, जिस पर हमारा मन लगता है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बाह्य प्रेरक। बाह्य प्रेरक जैसे बाह्य प्रेरणा होती है, उसी प्रकार से बाह्य प्रेरक होते हैं, अर्थात जो हमें बाहर से क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी को उसके अच्छे काम करने के लिए उसे पुरस्कार देना, उसकी प्रशंसा करना, या कोई कर्मचारी कार्य करता है तो उसे उसकी धन में, उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करना, उसका प्रमोशन कर देना। इस प्रकार से बाह्य प्रेरक उन्हें क्या करते हैं? कार्य करने के लिए और अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ठीक है? तो दूसरा मुख्य जो हमारा कारक तत्व होता है अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाला, वह होता है प्रेरक। और प्रेरक भी हमारे कितने प्रकार से हो सकते हैं? 2 प्रकार से प्रेरक भी हो सकते हैं, ठीक है? अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा? उद्देश्य, अर्थात जो हमने अपना गोल बनाया हुआ है, एम बनाया हुआ है, ठीक है? जब कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का एहसास होता है, तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है। जब हमें आवश्यकता महसूस होगी, ठीक है? आवश्यकता का एहसास होगा कि हमारी यह आवश्यकता है। मानो एक किसी व्यक्ति की आवश्यकता है नौकरी पाना, तो वो अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा कि मुझे इस नौकरी को पाना है, इस संस्थान में जाकर के कार्यरत होना है। तो उसने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो हमेशा क्या करता रहेगा? अपना कार्य करेगा। ठीक है, आगे देखिए, वही उद्देश्य व्यक्ति को उस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत बनाए रखता है, और जो उस उद्देश्य उसने अपना
निर्धारित किया है, जिस भी उद्देश्य को उसने निर्धारित किया है अपना लक्ष्य पाने के लिए, वही उद्देश्य क्या करेगा, उस व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्यरत बनाए रखेगा। अर्थात ऐसा उद्देश्य, जो ऐसा लक्ष्य जो उसने अपने जीवन का निर्धारित किया हुआ है, जो जो उसने पाना है, उसके लिए उसने एक क्या बनाया, उद्देश्य बनाया। ऐसा उद्देश्य जो उसे क्या करेगा, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने तक, किसी व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने तक उसे निरंतर प्रयासरत बनाए रखता है। ठीक है, आगे देखिए, बिना लक्ष्य के प्रेरणा की दिशा तय नहीं हो सकती है। ठीक है, जब तक हमें लक्ष्य नहीं बनाएंगे, हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक हम प्रेरणा को किसी भी दिशा में नहीं लेकर के जा सकते हैं। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं किसी विद्यार्थी का, वह खेलना चाहता है लेकिन उसने अभी तक निर्णय नहीं किया है कि वो हाँ उसने खेलना है या किसी ऐसे स्पोर्ट्स के एरिया में जाना है। कोई लक्ष्य नहीं बनाया, तब तक उसे प्रेरणा भी नहीं मिलेगी, प्रेरणा भी जन्म नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रेरणा किस दिशा में उसे प्रेरणा मिल सकती है, जब तक उसने अपना कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया कि उसे स्पोर्ट्समैन बनना है, उसे डॉक्टर बनना है, उसे पायलट बनना है, क्या बनना है, उसने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करा, तो तब तक प्रेरणा को भी दिशा नहीं मिलेगी, अभी तब तक वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए और देखो यहाँ पे, अच्छे अंक प्राप्त करना, नौकरी पाना, प्रतियोगिता जीतना आदि, ये हमने जब लक्ष्य बनाएंगे तभी हमें क्या होगी, प्रेरणा मिलेगी। अर्थात प्रेरणा प्राप्त करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, क्यों करने हैं, क्योंकि अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और जल्दी नौकरी मिल जाएगी और समाज में भी हमारा नाम होगा। ठीक है, नौकरी पाना हमारा उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, तभी हम मोटिवेट होते हैं किसी क्रिया को करने के लिए। और प्रतियोगिता जीतना हमारा लक्ष्य है, तभी हम किसी कार्य प्रतियोगिता जीतने के लिए क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, मनोस्थिति। अब हमारी मन की स्थिति कैसी है, मन की अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, जो प्रेरणा है वो किसी भी व्यक्ति के मन की अवस्था पर निर्भर करेगी कि मन की अवस्था कैसी है। यदि व्यक्ति मानसिक यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सकारात्मक, आत्मविश्वासी, आशावादी है, तो प्रेरणा उसमें तेजी से उत्पन्न होती है। अब क्या कहते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच रखता है, आत्मविश्वासी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की उसमें कमी नहीं है, और आशावादी है। ठीक है, आशा करता है कि यदि आज मैंने पढ़ाई कर ली तो हाँ हो सकता है कल मेरी क्या लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी और समाज में मेरा नाम होगा। इस प्रकार से यदि आशावादी है, सकारात्मक सोच रखता है, पॉजिटिव सोच रखता है और आत्मविश्वास है, तो उसमें क्या होगी, प्रेरणा जल्दी उत्पन्न होगी। और वहीं उल्टा हम देखते हैं, यदि ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से नकारात्मक सोच रखता है, आत्मविश्वासी नहीं है और आशावादी नहीं है, तो उसमें अभी प्रेरणा क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। अर्थात जिसमें नकारात्मक भावनाएं ज्यादा होती हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर नकारात्मक भावनाएं ज्यादा हैं, तो उसमें अभिप्रेरणा भी क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, वह अभिप्रेरित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो प्रेरणा क्या है, हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है कि हमें प्रेरणा कैसी मिलेगी। यदि हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमें पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, यदि हम नेगेटिव सोच रखते हैं तो नेगेटिव मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, कैसे, मानो एक विद्यार्थी को अगर किसी टीचर ने मारा, वो पॉजिटिव सोच रखता है कि हाँ एक अध्यापक का मारना सही है, वो हमारी भलाई के लिए ही मारता है, तो उसने सकारात्मक दिशा में सोचा। और वहीं दूसरा बालक सोचता है कि इसने मुझे गलत मारा, इसने नहीं मारना चाहिए था, ये मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता है, इस प्रकार की नकारात्मक सोच रखता है, तो वह गलत ही सोचेगा, नकारात्मक ही उसकी सोच रहेगी और वो नकारात्मक दिशा में ही अपनी प्रेरणा को लेकर के जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, प्रयास। अगला जो हमारा तत्व होता है वह क्या है, प्रयास। प्रयास अर्थात एफर्ट, ड्राइव। हम क्या एफर्ट करते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आवश्यकता को प्रेरित करने में। ठीक है, देखिए आगे, जब व्यक्ति की आवश्यकता, उद्देश्य, मानसिक स्थिति सक्रिय हो जाती है, तो वह कार्य की दिशा में प्रयास करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति क्या हो गई है, सक्रिय हो गई है, एक्टिव हो गई है, उसकी आवश्यकताएं एक्टिव हो गई हैं, अर्थात आवश्यकताओं की उत्पत्ति हो गई है, आवश्यकताएं जागृत हो गई हैं और उद्देश्य सक्रिय हो गए हैं, तो वह क्या करता है, फिर अपने कार्य की दिशा में प्रयास करेगा। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक तौर पर उसकी मानसिक स्थिति सक्रिय हो गई है अपने लक्ष्य को लेकर के, तो वह क्या करेगा, अपने कार्य को लेकर के उसकी मानसिक स्थिति दृढ़ हो गई है कि हाँ मुझे यह कार्य करना है, इससे मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा, तो वह अपने कार्य की दिशा में प्रयास करना शुरू कर देता है। मानो एक विद्यार्थी है,
उसकी मानसिक स्थिति इस प्रकार सक्रिय हो गई है कि आज मैं पढ़ाई करूंगा तो हो सकता है मैं अपने लक्ष्य को क्या कर लूं, प्राप्त कर लूं। तो वह उस लक्ष्य का जो कार्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो क्रिया है, उस क्रिया की दिशा में क्या होता है, अपने आप को प्रयासरत रखेगा। ठीक है। यही प्रयास प्रेरणा का व्यवहारिक रूप होता है, जो किसी कार्य को पूर्णता तक लेकर के जाता है। और यही प्रयास जो हम प्रयास करते हैं, वही प्रेरणा का क्या है, व्यवहारिक रूप है। अर्थात फिजिकल जो रूप है वह प्रेरणा का क्या है, यही प्रयास, जो प्रयास हम अपने कार्य को पूरा करने में करते हैं। एक बालक ने जो प्रयास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करा, वह प्रयास क्या होता है, हमारा अभिप्रेरणा का रूप, व्यवहारिक रूप होता है, फिजिकल रूप होता है। ठीक है। जो किसी भी कार्य की पूर्णता तक लेकर के जाता है, ऐसा प्रयास है, ऐसा व्यवहारिक रूप है जो हमें अपने कार्य की पूर्णता तक लेकर के जाता है। आगे देखिए अगला, संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन क्या है। सेटिस्फिकेशन क्या होता है, जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है तो भीतर से संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है। जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो हमारे भीतर से क्या उत्पन्न होता है, अब हम आत्मसंतुष्टि की, हाँ यार मैंने अपने लक्ष्य को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। एक गहरी सांस लेते हैं वहां पर, कैसी, सुख पूर्वक सांस लेता है, संतुष्टि की सांस लेता है वहां पर कि अब मैंने अपना क्या कर लिया है, लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ठीक है। जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो कैसा अनुभव होता है, संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है हमारे अंदर कि हाँ यार, जो मैंने कार्य किया था उससे मैं सफल रहा, मेरा अच्छा, उसका अच्छा रिजल्ट निकल करके आया कि मैं एक सफल व्यक्ति बन गया हूँ। ठीक है। आगे देखिए, यह संतुष्टि न केवल पिछले प्रयासों को सार्थक बनाती है, बल्कि भविष्य के लिए और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। यह संतुष्टि, वो संतुष्टि जो हमारे अंदर उत्पन्न हुई है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, वह संतुष्टि क्या करती है, केवल हमारे पिछले प्रयासों को ही सार्थक नहीं बनाती है, अर्थात पिछले प्रयासों को ही सजीव नहीं करती है, बल्कि भविष्य में और बेहतर करने की हमें क्या करती है, प्रेरणा देती है। जब हम आत्मसंतुष्ट हो गए हैं, जब हमें संतुष्टि मिल गई है, तब हम क्या होते हैं, और ज्यादा प्रेरित होते हैं आगे अपने जीवन में, भविष्य में अपने जीवन में और कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, प्रतिक्रिया, फीडबैक। ठीक है। प्रतिक्रिया यह बताती है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कितना सफल रहा है। अर्थात जो यह प्रतिक्रिया है, फीडबैक है, वह यह हमें बताती है कि एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्य की दिशा में चला था, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ा था, वह उसको लक्ष्य प्राप्ति की जो दिशा है उसमें कितना सफल रहा। क्या उसने अपने लक्ष्य को भली भांति प्राप्त कर लिया है, या उसमें कोई अभी भी रुकावट आ रही है, यह हमें कौन बताती है, फीडबैक बताती है। ठीक है। फीडबैक भी दो प्रकार से हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक। देखिए आगे, यह तत्व सुधार, विकास और पुनः प्रेरणा के लिए आवश्यक है। फीडबैक क्या है, तत्व सुधार के लिए, अर्थात जो तत्व, जिस तत्व के कारण हमारे कार्य में कमी आई है, उस तत्व को हम फिर से सुधार सकते हैं। विकास, जहाँ विकास में रुकावट है, सकारात्मक, नकारात्मक, जब हमें वो मिलेगी, प्रतिक्रिया मिलेगी, फीडबैक मिलेगी, तब हम उसमें देखेंगे, उसको उसको और ज्यादा विकसित कर सकते हैं। और पुनः प्रेरणा के लिए, अर्थात दोबारा से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, जब हमें सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, फीडबैक मिलती है, तो हम दोबारा अपने कार्य को शुरू करने या ना करने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। मानो कोई व्यक्ति, कोई बालक ऐसा है जो अपने कार्य में विफल रहा, और उससे हमने क्या करा, अभी प्रेरणा दी, उसे हमने मोटिवेट किया कि यार आज तूने, कोई बात नहीं आई, आज तू फेल रहा है, आज असफल रहा है, कल तू सफल हो जाएगा। इस प्रकार हमने उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, सकारात्मक फीडबैक दी, तो वह आगे चल करके अपने नए जीवन के लिए, आगे के जीवन के लिए नई नई रणनीतियां बना सकता है, नई नई योजनाएं बना सकता है कि वो कैसे अपने जीवन को आगे चलाएगा। वहीं जब हमने एक बालक को नकारात्मक फीडबैक दी, नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, तो वह व्यक्ति नकारात्मक दिशा में ही जाएगा। ऐसा बालक जिसे हमने कहा कि तू हमेशा फेल ही होता रहेगा, तेरे तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार से वह क्या हो जाएगा, उसके अंदर संकुचित होता चला जाएगा विद्यार्थी। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रतिक्रिया ही देनी है, अर्थात जो होना था हो गया, तुम आगे अपने भविष्य में और कुछ कर सकते हो। अर्थात फीडबैक क्या करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमें प्रेरित करने के लिए। वो हमें सकारात्मक या नकारात्मक अभिप्रेरणा की ओर अग्रसर करती है। ठीक है।
ये थी हमारी अभिप्रेरणा के तत्व थे, मुख्यतः 7 तत्व हमने देखे। अब निष्कर्षतः आप यहाँ पे देख सकते हैं अभिप्रेरणा के तत्व व्यक्ति की जरूरत, लक्ष्य, मानसिकता, प्रयास और प्रतिक्रिया के चारों ओर घूमते हैं। अर्थात अभिप्रेरणा के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं अभिप्रेरणा की मोटिवेशंस के, वो क्या करते हैं, व्यक्ति की जरूरत है, लक्ष्य है, मानसिकता है, व्यक्ति के प्रयास हैं और व्यक्ति की प्रतिक्रिया फीडबैक है, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इन तत्वों के समुचित तालमेल से व्यक्ति के किसी कार्य को प्रेरित होकर पूरा कर पाता है। ठीक है, जब इन तत्वों का समुचित मेल हो जाता है, अच्छा मेल हो जाता है, जो तत्व हमने देखे उन तत्वों का जब तालमेल बैठ जाता है, आपस में एक साथ मिल करके वो कार्य करने लगते हैं, तब व्यक्ति क्या करता है, किसी कार्य को प्रेरित होकर पूरा कर पाता है। जब तक ये तत्व एक साथ नहीं मिलेंगे तो तब तक हम अच्छे तरीके से प्रेरित होकर के अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। जब तक इनका तालमेल अच्छा हो जाएगा, समुचित तालमेल हो जाएगा, ठीक-ठाक तालमेल इनका बैठ जाएगा, तब हम अभिप्रेरित होकर के अपने कार्य को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है? आगे देखिए, शिक्षा, कार्यक्षेत्र या जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेरणा के ये तत्व अत्यंत आवश्यक हैं। अर्थात शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारा एजुकेशन का एरिया हो, हमारा वर्क एरिया हो या हमारा लाइफ का कोई भी भाग हो, कोई भी क्षेत्र हो हमारे जीवन का, उस जीवन में क्या करती है, प्रेरणा के तत्व हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं ये प्रेरणा के तत्व, क्योंकि यही तत्व हमें क्या करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं, हमें अभिप्रेरित करते हैं, हमें मोटिवेशन करते हैं। यदि यह तत्व नहीं होंगे, यदि हमें आवश्यकता नहीं होगी, तो हम क्रिया को करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाएँगे। यदि हमें आवश्यकता नहीं होगी, तो हम कहीं पर अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाएँगे। ठीक है? तो इस प्रकार से ये सारे के सारे तत्व हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा। धन्यवाद। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।